इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। बिल्डिंग वाले हमसे ही दूध लेते हैं और आप मना कर रहे हैं। आदित्य अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और झल्लाते हुए बोल पड़ा, एक बार कह दिया तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं चाहिए दूध मुझे। अरे तो इतना भड़क काहे रहे हैं? नहीं लेना है तो मत लो, हमको का, हम तो आपका ही भला सोच के आ गए थे। खैर चले जाते हैं, माफ कर देना गलती से ज्यादा बोल दिया हो तो। कहते हुए रमेश वहां से चला गया। रमेश के जाते ही आदित्य ने तुरंत अपने घर में घुसकर गेट अंदर से लॉक कर लिया, ताकि इस बार कोई उसे रमेश की तरह डिस्टर्ब न कर सके। घर के अंदर जाते ही आदित्य फिर से लॉकेट को हवा में लहराते हुए उसे घूर घूर के देखने लगा। आदित्य अभी भी उस लॉकेट को बड़े गौर से देखे जा रहा था कि तभी एकाएक उस लॉकेट में कुछ देखकर उसकी आंखें चमक गई। वो तुरंत मेन गेट की तरफ मुड़ा और दरवाजा खोलकर आरोही के घर के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचकर आदित्य ने डोरबेल बजाई और गेट खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ 2-3 मिनट इंतजार करने के बाद आरोही के घर का गेट खुला। गेट खुलते ही आदित्य के सामने कात्यायनी खड़ी थी। कात्यायनी सुबह सुबह आदित्य को अपने घर के डोर पर खड़ा देखकर थोड़ा चौंक गई। काफी देर तक सवालिया नजरों से आदित्य को देखने के बाद आखिरकार उसने आदित्य को अंदर आने को कहा। अरे आदित्य, आओ बेटा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई काम था? कात्यायनी को लगा आदित्य नया शिफ्ट हुआ है तो हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ गई हो, वरना सुबह सुबह कौन किसी के घर में ऐसे मुंह उठा के चला आता है। हाँ नहीं आंटी, मुझे दूध चाहिए था। एक्चुअली मुझे रोज सुबह चाय पीने की बहुत बुरी आदत है, बिना चाय पिए मेरा दिन शुरू ही नहीं होता, और यहाँ नया हूं अभी तो मिल्कमैन हायर नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला कि बाहर से ले आऊं। कहते हुए बड़े शातिर तरीके से आदित्य ने बेचारे वाली शक्ल बना ली। कात्यायनी भी आदित्य की चिकनी चुपड़ी बातों में आके, बस इतनी सी बात, तुम आराम से बैठो और दूध छोड़ो, मैं चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए, कात्यायनी ने मुस्कुराते हुए कहा और आदित्य को सोफे पर बैठने का इशारा किया। इस पर आदित्य के चेहरे पर भी एक अलग से मुस्कुराहट आ गई और उसने मना करने का नाटक करते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस दूध दे दीजिए, चाय मैं अपने घर पे बना लूंगा। इस पर कात्यायनी ने आईब्रोज ऊपर करके फुल मम्मी वाले अंदाज में आते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, तुम पड़ोसी हो हमारे तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, और वैसे भी सही कहा है किसी ने कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, तो ऐसे में हमारे रहते हुए तुम एक चाय के लिए इतनी मेहनत करोगे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? पर आदित्य इससे पहले अपनी बात आगे पूरी कर पाता कि कात्यायनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, पर कुछ नहीं, चुपचाप से बैठ जाओ अब, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, और मैं नाराज हो गई तो चाय क्या दूध भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कहते हुए कात्यायनी ने आदित्य को एक प्यारी सी स्माइल दी और किचन में चाय बनाने चली गई। कात्यायनी के जाते ही आदित्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने अपनी शर्ट की जेब में रखे उस लॉकेट को एक बार धीरे से टच किया। शर्ट की जेब में होने के बावजूद आदित्य को उस लॉकेट में एक गर्माहट महसूस हुई। लॉकेट की इस गर्माहट को महसूस कर आदित्य के चेहरे की स्माइल और खिल गई। अब वो पूरे ध्यान से आरोही के घर को देखने लगा। उसके घर का एक एक कोना आदित्य बड़े गौर से देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही आरोही के घर के हर एक कोने की पिक्चर क्लिक कर रहा हो। इधर आरोही इन सब बातों से अनजान एक ड्राइंग बनाने में बिजी थी। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि आदित्य अभी उसके घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो अपने पेंट ब्रश के साथ ऐसे खोई हुई थी जैसे उसे दुनिया की किसी और बात की कोई फिक्र ही नहीं है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ड्राइंग्स बनाना आरोही का बचपन का प्यार था। वो जब भी फ्री होती तो पेंट ब्रश लेकर घर के एक कोने में बैठ जाती और घंटों तक कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी। आरोही ड्राइंग भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक बनाती थी।
उसकी बनाई तस्वीरें देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। और हो भी क्यों ना, आरोही की तस्वीरें इतनी लाइफफुल रहती थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी पेपर से निकलकर बात करने लगेंगी। मगर आज आरोही जो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी वो कोई आम तस्वीर नहीं थी। आरोही आज अपने किसी सपने को एक तस्वीर का रूप देने की कोशिश कर रही थी। पर ये क्या, तस्वीर के तैयार होते ही आरोही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो उस तस्वीर को देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बनाते वक्त तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आया और तस्वीर बनती चली गई। पर जब वो तस्वीर पूरी तरह से बनकर आरोही के सामने आई तो उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गई और आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे। दरअसल वो तस्वीर आरोही के उस सपने की थी जिसमें उसने बड़ी ही बेरहमी से एक चौकीदार का खून किया था। मैं इतनी खौफनाक कैसे लग सकती हूँ? सपने में ही सही, पर इतनी बेरहम कैसे? उस तस्वीर को देखने के बाद रोते हुए आरोही ने खुद से कहा। आरोही को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपने में भी कभी ऐसी दिख सकती है। इस तस्वीर में आरोही उस चौकीदार की लाश पर बैठी थी। आरोही के पूरे चेहरे पर खून के छींटे थे और उसके हाथ चौकीदार के खून से सने हुए थे। आरोही के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। आरोही के लंबे और गंदे नाखूनों से खून की बूंदें टपक रही थी। तस्वीर में आरोही और चौकीदार की लाश के अलावा एक और शख्स था। वो था आदित्य की शक्ल का एक लड़का जो आरोही के सामने हारा हुआ सा घुटनों के बल बैठा था। उन तीनों के चारों ओर घूमती हुई हवा भी थी उस तस्वीर में, पर इस तस्वीर में कुछ था जो आरोही के सपने से अलग था। वो था उन तीनों के अलावा एक और इंसान की काली सी परछाई। तस्वीर में बनी वो परछाई इन तीनों से कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसका चेहरा इन तीनों की ही तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई इन तीनों पर नजर रखे हुए है। ये तो नहीं था सपने में, फिर यहां क्यों बना दिया मैंने? उस परछाई को देखकर सरप्राइज होते हुए आरोही ने कहा। आरोही बहुत कंफ्यूज थी उस परछाई को देखकर कि जब उसने सपने में ऐसा कुछ देखा ही नहीं तो फिर यहां कैसे बना दिया? क्या शायद ये भी था सपने में और मैं भूल चुकी हूं? कहते हुए आरोही ने इस बात पर ज्यादा सोचना सही नहीं समझा और उस तस्वीर को अपनी अलमारी में छुपा दिया। पर बहुत भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी आरोही तस्वीर में बनी उस काली परछाई को भूल नहीं पा रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर घूम रही थी और इसके साथ ही एक सवाल कि वो सपना उसने देखा क्यों, और देखा भी तो उसमें दिखने वाला लड़का उसके एचओडी की शक्ल का क्यों था। इधर तब तक कात्यायनी चाय बनाकर आदित्य को दे चुकी थी। दोनों सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी कात्यायनी ने चाय की एक चुस्की लेते हुए आदित्य से कहा, अच्छा बेटा ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो और आरोही के कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? कात्यायनी का सवाल सुनते ही आदित्य के गले में चाय अटक गई। उसने खांसते हुए जवाब दिया, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ आंटी। दूर से मतलब क्या किसी और देश से आए हो? कात्यायनी ने हंसते हुए पूछा। कात्यायनी के इस सवाल पर आदित्य कहना तो ये चाहता था कि मैं किसी और देश से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आया हूं, पर उसने खुद को रोका और चाय की एक चुस्की लेकर मुस्कुराते हुए कात्यायनी से बोला, नहीं नहीं, मैं कोलकाता से हूँ और आरोही के कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। मैं उसके डिपार्टमेंट का हेड हूँ। असल में मेरे चाचा जी पहले एचओडी थे, पर कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो उन्होंने मुझे अपनी जगह जॉब दिलवा दिया। कोलकाता तो सच में बहुत दूर है यहाँ से। कहते हुए कात्यायनी ने अपनी चाय की कप टेबल पर रख दी और सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ गई। उसके बैठने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो आज आदित्य की पूरी कुंडली निकाल के ही मानेगी। आराम से बैठने के बाद कात्यायनी ने अपना अगला सवाल पूछा, अच्छा फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? कात्यायनी के सवाल पर सवाल पूछने से आदित्य अब इरिटेट होने लगा था। उसका मन तो हो रहा था कि वो कात्यायनी के मुंह पर टेप लगा दे और कह दे कि
अगर अब तुमने कुछ भी बोला तो परमानेंट ग्लू लगाकर तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पर कैसे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके आदित्य ने जवाब दिया, मैं अकेला ही हूं। मॉम की शक्ल कभी देखी नहीं, क्योंकि वो मुझे जन्म देते ही स्वर्ग से धार गई, और जब मैं 12 साल का हुआ तो डैड भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। सो अब बस मैं ही हूं फैमिली के नाम पर। आदित्य की बात सुनकर कात्यायनी को अब थोड़ा बुरा लगने लगा कि उसने आदित्य के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। तो कात्यायनी ने माफी मांगते हुए आदित्य से कहा, ओह आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं अंदाजा था ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ, वरना फैमिली के बारे में पूछकर मैं कभी तुम्हें उदास नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। कात्यायनी के कहते ही आदित्य ने अपनी चाय की कप रख दी और कात्यायनी की ओर देखकर बोला, अरे नहीं आंटी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? गलती तो मेरी किस्मत की है। इतना कहकर आदित्य थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करने लगा और फिर खुद को संभालने की एक्टिंग करते हुए उसने आगे कहा, खैर जो होना था वो तो हो गया। अब मैं अपनी लाइफ में काफी खुश हूं और अब जॉब मिलने के बाद सक्सेसफुल भी। आदित्य को इमोशनल होता हुआ देखकर कात्यायनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और किसने कह दिया अकेले हो तुम? हम भी तो तुम्हारी फैमिली जैसे ही है। ऑफ कोर्स आंटी, आप लोग तो अब अपने ही हो। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब तक उन दोनों की चाय भी खत्म हो गई थी और उसके साथ ही कात्यायनी के सवाल भी। तो अब आदित्य ने कात्यायनी से विदा लिया और अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचते ही आदित्य सबसे पहले बाथरूम में गया और उल्टी करने लगा। उसने आरोही के घर जितनी भी चाय पी थी, अपने घर आते ही वो सारी उगल दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी चाय को निगला ही नहीं था और बस गले तक ले जाकर रोक दिया था। सारी चाय उगलने के बाद आदित्य आराम से आकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया और अपनी जेब से उस लॉकेट को निकालकर वापस हवा में लहराने लगा। हवा में उस लॉकेट को लहराते हुए देखकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रात के 2 बज रहे थे। आरोही अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। पूरे कमरे में शांति फैली थी कि तभी अचानक आरोही के कमरे की खिड़की एक झटके से खुलती है। खिड़की की दूसरी तरफ आदित्य था। आदित्य ने विंडो ओपन किया और आरोही के कमरे में घुस आया। कमरे में आते ही आदित्य दबे पैर आरोही की अलमारी के पास गया और उसे घूर के देखने लगा। आदित्य के ऐसे 2 सेकंड देखते ही अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। देखते ही देखते अलमारी के दोनों किवाड़ पूरी तरह से खुल चुके थे। अलमारी के खुलते ही आदित्य के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने तुरंत अलमारी के अंदर हाथ डाला और अंदर से वो तस्वीर निकाल ली जिसे शाम को आरोही ने ड्रॉ किया था। आदित्य तस्वीर को अलमारी से निकालकर उसे सामने लहराकर देखने लगा और दबी आवाज में हंसने लगा। तस्वीर देखकर आदित्य की आंखों में चमक सी आ गई थी। थैंक यू मिस आरोही, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। आदित्य ने अब अपनी शर्ट के अंदर छुपाई हुई एक किताब निकाली और उसे आरोही की अलमारी में ठीक उसी जगह रख दिया जहां पहले वो तस्वीर रखी हुई थी। किताब को अलमारी में रखकर आदित्य ने अलमारी को वापस कुछ देर तक के घूरा। आदित्य के घूरने से पिछली बार की तरह ही अलमारी अपने आप बंद हो गई। असली खेल अब शुरू होगा। कहते हुए आदित्य ने अपनी जेब से A+ की साइन वाला लॉकेट निकाला और उसे चूम लिया। आदित्य ने लॉकेट को चूमकर वापस अपनी शर्ट की जेब में रखा और जिस खिड़की से आया था उसी खिड़की से वापस कूद गया। सुबह के 9 बज चुके थे। आरोही कॉलेज जाने के लिए पार्किंग एरिया में आदित्य का इंतजार कर रही थी। क्या मुसीबत है, अभी बस से चली जाती आराम से, एटलीस्ट ऐसे किसी का इंतजार तो नहीं करना पड़ता। झल्लाती हुई आरोही खुद से बड़बड़ा रही थी और पूरे पार्किंग में इधर से उधर टहल रही थी। आरोही ने अभी पार्किंग के 2 दिन चक्कर ही लगाए थे
कि आदित्य दौड़ता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया। हाय, आदित्य ने कार का डोर ओपन करते हुए आरोही को बिना देखे ही कहा। आरोही ने जवाब में हेलो बोला और कार में जाकर चुपचाप बैठ गई। आदित्य ने कार स्टार्ट किया और तेजी से दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल गए। बिल्डिंग से कुछ दूर पहुंचने पर आदित्य ने इंटीरियर मिरर में देखते हुए आरोही से कहा, तुम्हें पता है इंसानों को अपने सारे सवालों के जवाब कहाँ मिलते हैं? नहीं, आरोही ने सादगी से जवाब दिया। आरोही को समझ नहीं आ रहा था ये अचानक से आदित्य को हो क्या गया। क्या सवाल जवाब की बातें कर रहा है अचानक से? अभी तक शांति से जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते तो क्या बिगड़ जाता, पर नहीं, अब लंबा चौड़ा ज्ञान सुनने को मिलेगा। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि आदित्य ने धीरे से ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर आरोही को समझाने लगा। किताबों से, बुक्स ना हमेशा से इंसान की बेस्ट फ्रेंड रही है। चाहे कैसा भी सवाल हो, चाहे कैसी भी उलझन हो, इन किताबों ने हर सवाल का जवाब दिया है, हर उलझन को सुलझाया है। आरोही को आदित्य की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। सवालों का जवाब, वो भी किताबों से, कैसे? अभी तक आरोही के पास जितने भी सवाल थे उनका जवाब कोई नहीं दे सकता था, फिर किताबों से कैसी उम्मीद? आरोही के सवालों को देखकर ये तो पक्का था कि किताबों से आरोही के एक भी सवाल का जवाब मिल पाना लगभग नामुमकिन है। यही सोचकर आरोही ने आदित्य से सवाल किया, क्या जरूरी है कि हर सवाल का जवाब हो किताबों में? हाँ बिल्कुल, बस हमें जरूरत है सही किताब ढूंढने की। आदित्य ने वापस से कार स्टार्ट करते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर आरोही को अब थोड़ी एक्साइटमेंट होने लगी। क्या किताबें सच में ऐसा कर सकती है? सोचते हुए आरोही ने अपना दूसरा सवाल किया, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी किताब सही है हमारे लिए और कौन सी वो किताब है जो हमारे सवालों का जवाब देगी? आरोही को किताबों में इंटरेस्ट लेते हुए देखकर आदित्य को अब बहुत खुशी हो रही थी, पर अपनी इस खुशी को जाहिर न कर बिल्कुल सामान्य एक्ट करते हुए आदित्य ने कहा, अगर तुम सही हो और तुम्हारे इरादे तुम्हारे सवालों की तरह नेक हो तो तुम्हें किताब ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि किताब खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अब आदित्य की ये बात आरोही की समझ से परे थी। क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हैं ये भी, ऐसा थोड़ी होता है। आरोही ने मन ही मन कहा, अरे सच में ऐसा होता है। आदित्य ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य की ये बात सुनकर आरोही को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आदित्य उसके मन की बात सुन सकता है, ये तो उसने सोचा भी नहीं था कभी। पर अगर नहीं सुन सकता तो अभी ये सब क्या था? सोचते हुए आरोही के चेहरे पर पसीना आने लगा। आरोही शॉक्ड होकर आदित्य की बस शक्ल देखे जा रही थी। आप क्या दिमाग पढ़ सकते हो? आरोही ने शक भरी नजर से आदित्य को देखते हुए पूछा। दिमाग तो नहीं, पर चेहरा पढ़ सकता हूं सामने वाले का, कहते हुए आदित्य ने अपनी एक आंख दबा दी। आरोही को छेड़ने वाले अंदाज में आगे कहा, वैसे दिमाग पढ़ना भी उतना मुश्किल नहीं है, सीखना पड़ेगा बस, फिर पढ़ने लगूंगा वो भी। आरोही अब समझ चुकी थी कि आदित्य उसकी टांग खिंचाई कर रहा है, तब आगे कुछ बहस न करते हुए आरोही चुपचाप बैठ गई। अब तक दोनों कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुके थे, तो आरोही वहीं से उतरकर अपनी क्लास में चली गई। आदित्य भी कार पार्क करके स्टाफ रूम में चला गया। आज आरोही की क्लास में खूब शोर हो रहा था। वो भी क्यों ना, रूपल मैम ने आज ही डांडिया नाइट्स की डेट अनाउंस की थी। पढ़ाई में भले आरोही की पूरी क्लास उससे पीछे रहती थी, पर डांडिया नाइट्स का सबको इतना क्रेज था कि डेट अनाउंस होने के बाद एक भी दिन कॉलेज बंक नहीं करता था कोई, और सब के सब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड रहते थे। आरोही को कभी कॉलेज के इन फंक्शंस में इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा से सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखती थी और अपनी मेहनत के दम पर हमेशा क्लास में टॉप भी करती थी। यही कारण था कि आरोही अपने सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी। अभी क्लास में लंच टाइम हुआ था। सारे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन उस दिन डांस परफॉर्मेंस देने वाला है। मेरे परफॉर्मेंस के बिना तो पूरा प्रोग्राम अधूरा लगेगा, तो मुझे तो कैसे भी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा,
अपने माथे पर आई लटों को कान के पीछे करते हुए श्वेता ने कहा, हाँ यार, तुम्हारी डांस के बिना ना कोई मजा नहीं आएगा। तुम्हारे आगे सब फीके लगते हैं। श्वेता के पीछे पीछे उसकी चमची दिव्या भी बोल पड़ी। श्वेता और दिव्या की ये बातें सुनकर पूरी क्लास मन ही मन मुस्कुराने लगी। सबको पता था श्वेता कितना फेंकती है। सारा दिन बस अपनी तारीफ और मेकअप करने के अलावा श्वेता के पास और कोई काम ही नहीं रहता था। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद का परफेक्ट एग्जाम्पल थी श्वेता। और घमंड, वो तो इतना कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। कई बार तो टीचर्स तक से बदतमीजी करने लगती। उसकी इन हरकतों पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई एक्शन नहीं लेता था। दरअसल उसके पापा की ही जमीन पर कॉलेज बना हुआ था। इसी बात का धौंस वो पूरे कॉलेज में दिखाया करती थी। अभी क्लास में ये सब बातें चल ही रही थी कि रूपल मैम आई। आते ही उन्होंने एक पेपर सबको दिखाते हुए कहा, जिस जिसको डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करना है वो अपना अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर मुझे दे दो। और हाँ, अपना डांस पार्टनर भी आप लोग खुद ही चुनेंगे इस बार। तो सब लोग अभी से पार्टनर्स भी डिसाइड कर लो और मुझे बता दो। मैम की बात सुनकर पूरी क्लास में खुसर फुसर की आवाजें गूंजने लगी। सब एकदम से पैनिक होने लगे कि अब पार्टनर कैसे ढूंढेंगे सब, वो भी खुद से। अभी तक तो सब कुछ टीचर्स ही डिसाइड करके बता देते थे, बाकी सबको बस ऑर्डर्स फॉलो करना होता था। रूपल मैम ने सबकी परेशानी भांप ली तो उन्होंने क्लास को शांत करते हुए कहा, अभी डांडिया नाइट्स में बहुत टाइम बचा है, तब तक सब हो जाएगा। आप लोग इतना परेशान मत होइए। और हाँ, अगर कोई अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाएगा तो मैं खुद उसके लिए एक डांस पार्टनर ढूंढूंगी। रूपल मैम के मुंह से ये सुनने के बाद सबने राहत की सांस ली। अब रूपल मैम सामने से चलते हुए आरोही के पास आई और उसकी सीट पर पेपर रखते हुए कहा, इस बार आप भी डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने वाली है आरोही। जल्दी से अपना नाम और कॉन्टैक्ट लिख दीजिए इस पर। मैम की बात सुनकर आरोही पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। उसने तो आज तक कभी किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, फिर आज अचानक से डांस में पार्टिसिपेट करने को कैसे बोल रही है मैम। हड़बड़ाते हुए आरोही ने रूपल मैम से पूछा, मैं कैसे कर सकती हूँ? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप एक अच्छी स्टूडेंट है, हर चीज में आगे रहना चाहिए आपको। सिर्फ पढ़ाई में टॉप रहना ही काफी नहीं है, ऑलराउंडर बनिए अगर लाइफ में भी टॉप करना है। मैम ने थोड़ी सख्त आवाज में आरोही से कहा। रूपल मैम की बात का आरोही के पास कोई जवाब नहीं था और वो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहती थी। कुछ सोचकर आरोही ने मुंह बनाकर मैम को एक बार फिर मनाने की कोशिश करते हुए कहा, बट मैम, मेरा कोई डांस पार्टनर नहीं है, फिर कैसे? इस पर रूपल मैम ने अपने हाथ में लिए हुए पेपर को आरोही की डेस्क पर रखा और कहा, आप अपना नाम लिखिए और बेफिक्र हो जाइए। अगर अगले कुछ दिन में आप अपने लिए डांस पार्टनर नहीं ढूंढ पाती हैं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। अब आरोही के पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा था। हार मानकर आखिरकार आरोही ने अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर उस पेपर पर लिख दिया। अब रूपल मैम ने पूरी क्लास में एक एक करके वो पेपर घुमा दिया ताकि सब अपना अपना नाम लिख सके और सबको परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर क्लास से चली गई। मैम के जाते ही श्वेता और उसकी चमची दिव्या दोनों आरोही के बगल में आकर बैठ गए। तो तुम अब यहाँ भी compete करोगी मुझसे? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई में टॉप करती हो तो डांस में भी मुझसे आगे निकल जाओगी? आरोही को धमकाते हुए श्वेता ने कहा, नहीं, मैं तुमसे कभी compete कर ही नहीं रही थी। आरोही ने सपाट लहजे में कहा और वहां से उठकर चली गई। आरोही का ऐसा जवाब सुनकर वहां से उठकर चले जाना श्वेता को अपने मुंह पर एक तमाचे जैसा लगा। श्वेता का मन तो हुआ कि वो अभी आरोही से कुश्ती लड़ने लगे और उसे पीट पीट कर उसकी शक्ल बिगाड़ दे। फिर कैसे भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। श्वेता के पीछे दिव्या भी तुरंत वहां से निकल गई। इधर आरोही ने जब से डांस पार्टनर के बारे में बोला था तभी से रियान को गुदगुदी सी हो रही थी। उसे पक्का यकीन था कि आरोही उससे ही अपना डांस पार्टनर चुनेगी। रियान इंतजार करने लगा उस पल का जब आरोही उससे पूछेगी कि क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे। इस ख्याल से ही रियान खुशी से पागल हो रहा था कि उसे आरोही के साथ डांस करने का मौका मिलेगा।
शाम के 4 बज रहे थे। आरोही अपने कमरे में सोफे पर आराम से बैठी फोन चला रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आदित्य की कही हुई बात घूम रही थी। बुक्स कैसे दे सकती है सारे सवालों का जवाब, और वो भी तब जब सवाल इतने अजीब हो। आरोही ने फोन को साइड में रखते हुए कहा, पर आरोही ये सब के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर और परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी फालतू की बात नहीं सोचेगी और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी। पर फिलहाल आरोही को कुछ दिन तक कॉलेज में होने वाले डांडिया नाइट्स के बारे में सोचना था। अभी तक आरोही ने ये तक नहीं डिसाइड किया था कि वो किससे अपना डांस पार्टनर बनाएगी और कोई बनेगा भी या नहीं, क्योंकि बात तो वो किसी से करती नहीं थी, ना ही कोई दोस्त बनाया था अभी तक। रियान से पूछूं क्या, बट उसने मना कर दिया तो। अपने दाएं हाथ का नाखून चबाते हुए आरोही ने कहा। आरोही को यकीन था रियान एक बार पूछने पर ही मान जाएगा, मगर वो ये सोचकर थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रही थी कि वो पूछेगी कैसे। हे रियान, तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे क्या? कहते हुए आरोही ने रियान को अपने सामने इमेजिन कर लिया और इसी लाइन को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करने लगी, ताकि वो कल रियान के सामने जाकर सीधा पूछ सके। इधर आरोही रियान से अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कैसे पूछेगी इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, और वहां दूसरी तरफ अपने घर में बैठा आदित्य गुस्से में बौखला रहा था। आदित्य ने गुस्से से भरकर अपना हाथ दीवार में मारते हुए कहा, ये लड़की कैसे इतनी बेवकूफ हो सकती है? कितना समझाया था मैंने, मगर सब वेस्ट। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए आदित्य ने अपनी जेब से A+ की साइन वाला लॉकेट निकाला और उसे एक तरफ से हाथ में पकड़कर हवा में लहराने लगा। उस लॉकेट को हवा में लहराते हुए आदित्य बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। इसके साथ ही आदित्य धीरे धीरे कुछ मंत्र भी बड़बड़ा रहा था। इधर आदित्य ने लॉकेट के साथ ऐसा करना शुरू किया और उधर आरोही के कमरे में रखी उसकी अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। 1-2 बार तो आरोही ने इसे अवॉइड किया, ये सोचकर कि हवा की वजह से अलमारी हिल रही होगी और ऐसे आवाज कर रही होगी। और जब काफी देर तक लगातार अलमारी से ऐसी आवाज आती रही तो आरोही को थोड़ा अजीब लगा। उसने घबराते हुए मन में कहा, ये कैसी आवाज आ रही है? आरोही ने जब आवाज के डायरेक्शन पर गौर किया तो उसे लगा कि आवाज अलमारी के आसपास से आ रही है। कुछ सोचकर आरोही सोफे से उठी और अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरोही अब पूरे ध्यान से इस आवाज को सुनने लगी। इधर आदित्य अभी भी लॉकेट को देखते हुए लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था और आदित्य के मंत्र पढ़ने से अलमारी के अंदर से आने वाली आवाज और तेज होती जा रही थी। आरोही ये देखकर अब पूरी तरह से घबरा गई थी। ये आवाज तो अलमारी से आ रही है, क्या करूं? इसे खोलना सही रहेगा या नहीं? मुझे ये भी नहीं पता, कहीं इसे खोलते ही कोई नई मुसीबत सामने आ गई तो? घबराते हुए आरोही ने खुद से ही कहा, रिजल्ट चाहे जैसा हो, पर ये जानने के लिए कि आवाज क्यों आ रही है मुझे अलमारी खोलनी पड़ेगी। कहते हुए आरोही ने पूरी हिम्मत जुटाई और एक झटके में अलमारी खोल दी। मगर जैसे ही अलमारी खुली उसके अंदर से एक किताब आरोही के सामने आ गिरी। आरोही ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और डर के 2-4 कदम पीछे चली गई। इसके साथ ही अलमारी के अंदर से आ रही आवाजें भी बंद हो गई। अब पूरे कमरे में शांति फैल चुकी थी। आरोही किताब से कुछ दूरी पर खड़ी अभी भी ये सोच रही थी कि उसकी अलमारी में से ये किताब कहां से आई, क्योंकि उसने तो यहाँ कोई किताब रखी ही नहीं थी। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपनी ड्राइंग का ख्याल आया। आरोही तुरंत आगे बढ़ी और अलमारी में अपनी बनाई ड्राइंग ढूंढने लगी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी आरोही को वो ड्राइंग नहीं मिली। यहीं तो रखी थी, फिर गई कहां? ये सब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? पूरी तरह से इरिटेट होते हुए आरोही ने कहा, एक तरफ ड्राइंग खो जाना और दूसरी तरफ ये किताब। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ड्राइंग गायब कैसे हो गई। आरोही ये सब सोच ही रही थी कि उसका दिमाग ठनका, कहीं वो ड्राइंग किताब तो नहीं बन गई? चुप कर आरोही, तू पागल हो गई है? भला कोई ड्राइंग अपने आप बुक में बदल सकती है? खुद को समझाते हुए आरोही ने कहा, पर अगले ही पल उसके थॉट्स बदल गए। जैसी घटनाएं इधर कुछ दिनों से आरोही के साथ हो रही थी उसकी वजह से अब वो किसी भी अजीब बात पर यकीन करने लग गए थे। आरोही को अब पूरा यकीन हो चला था कि वो ड्राइंग ही अब बुक बन चुकी है। यही सोचते हुए आरोही ने कहा,
पर आजकल तो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, कोई भरोसा नहीं है कि वो ड्राइंग ही बुक में चेंज हो गई हो। इधर आदित्य ने अब तक उस लॉकेट को वापस अपनी जेब में रख लिया था और आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था। यहां से मेरी ड्यूटी खत्म और तुम्हारी शुरू होती है मिस आरोही, कहते हुए आदित्य मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ आरोही अभी भी किताब के पास बैठी यही सोच रही थी कि उसे ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, कि तभी उसे आदित्य की कही बात याद आ गई। किताब सारे सवाल का जवाब देगी, कहा था आदित्य सर ने। मुझे एक बार पढ़ के देखना चाहिए इस बुक को, क्या पता मुझे मेरे 1-2 सवाल के जवाब मिल जाए, और जवाब नहीं भी मिला तो इस बुक को एक बार पढ़ लेने से मेरा कोई नुकसान तो होगा नहीं। कहते हुए आरोही ने वो किताब उठाई और अपने बेड पर ले गई। वहां बैठकर आरोही किताब को बड़े ध्यान से देखने लगी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब बहुत पुराने समय की हो। उसमें जो पेपर यूज हुआ था वो भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इसके अलावा एक और खास बात थी उस किताब की, और वो थी उसकी बाइंडिंग। तो पूरी किताब किसी धागे या गम से नहीं बल्कि किसी फोर्स से बाइंडेड थी। उसके हर एक पन्ने हवा में थे, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे उनके बीच कोई बाइंडिंग फोर्स हो। उस किताब का नाम था स्वप्नावली। स्वप्नावली, क्या मतलब हो सकता है इसका? खैर जो भी हो, कुछ सपने से रिलेटेड ही लग रहा है। गंभीर होते हुए आरोही ने खुद से कहा। किताब के नाम को देखकर आरोही उसे पढ़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आरोही के ज्यादातर सवाल भी सपने से ही जुड़े हुए थे। आरोही ने अब देर ना करते हुए किताब ओपन की और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पेज पर राइटर के बारे में लिखा हुआ था, द्वेंदु द ग्रेट साल्विनोस। राइटर का नाम देखकर आरोही थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। तो डैड, नहीं, डैड कैसे हो सकते हैं? ये बुक जिस जमाने में लिखी गई होगी उस टाइम तो डैड पैदा भी नहीं हुए होंगे। कंफ्यूज्ड आरोही ने खुद को समझाते हुए कहा। दरअसल द्वेंदु आरोही के डैड का भी नाम था, तो जब उसने सेम नाम किताब पर देखा तो एक पल को उसे लगा शायद ये किताब उसके डैड ने ही लिखी है। पर फिर जब आरोही को उसकी माँ की कही बातें याद आई कि उसके डैड को बुक से सख्त नफरत थी, तो वो श्योर हो गई उसके डैड कभी कोई बुक नहीं लिखे होंगे। ऊपर से किताब भी हजारों साल पुरानी लग रही थी। ऐसे में उसका आरोही के डैड द्वेंदु द्वारा लिखा जाना इम्पॉसिबल था। यही सोचकर आरोही ने नेक्स्ट पेज पलट दिया। किताब के अगले ही पन्ने पर सपनों के बारे में कुछ खास बातें लिखी गई थी। आरोही ने इन सभी को बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग किसी साल्विनोस के सपने कभी आम नहीं होते। या तो वो उसे किसी फ्यूचर में होने वाली घटना का संकेत देते हैं, या तो आगे आने वाली समस्याओं से पहले ही वार्न कर देते हैं, ताकि उनके आने तक साल्विनोस उन समस्याओं से लड़ने के लिए रेडी हो सके। हर एक सपने के पीछे एक राज होता है। अब ये साल्विनोस पर डिपेंड करता है कि वो उस राज को सही वक्त पर जान पाता है या नहीं। आरोही ये पढ़ तो रही थी, पर उसे अब ये नहीं समझ आ रहा था कि इस किताब में मेंशन साल्विनोस आखिर है क्या। साल्विनोस के बारे में सोचते हुए आरोही ने कहा, ये क्या कोई सुपर हीरोज होते थे, या फिर उस जमाने में इंसानों को ही साल्विनोस कहते थे? पर नहीं, साल्विनोस आम इंसान होते तो फ्यूचर के सपने नहीं आते उन्हें। यानी ये बुक कोई सुपर हीरोज के बारे में ही लिखी गई है। आरोही को अब तक ये समझ आ चुका था कि ये किताब आम इंसानों के सपनों की नहीं, बल्कि किसी जमाने के सुपर नेचुरल क्रीचर्स के सपनों के बारे में थी। तब तो यूजलेस है ये बुक मेरे लिए। मुझे लगा इसमें नॉर्मल इंसानों की ड्रीम से रिलेटेड बातें लिखी होंगी, पर ये तो फ्रस्ट्रेट होते हुए आरोही ने मन ही मन कहा, और किताब को आगे बढ़ना अपना टाइम वेस्ट करना होगा सोचकर उसे वापस अलमारी में रख दिया। सुबह का समय था। आरोही अभी भी सोई हुई थी कि एकाएक उसकी नींद खुली। आरोही ने जब घड़ी में समय देखा तो 11 बज चुके थे। आरोही ये देखकर हैरान हो गई कि वो कैसे आज 11 बजे तक सोती रह गई, और उसकी माँ कात्यायनी ने उसे जगाया तक नहीं।
11 बज गए और माँ ने जगाया कैसे नहीं? आरोही ने सरप्राइज होते हुए खुद से कहा। रोज सुबह 6 बजते ही आरोही को जगाने के लिए कात्यायनी पूरा घर सर पे उठा लेती थी और आज 11 बजे तक आरोही अपने रूम में सोती रही और कात्यायनी ने एक शब्द तक नहीं बोला। आरोही को ये सब कुछ अटपटा लगा। मॉम को क्या हो गया आज? कहीं बाहर तो नहीं गई है? कहते हुए आरोही तुरंत बेड से उठी और कात्यायनी को ढूंढने उसके रूम की तरफ जाने लगी। कात्यायनी के रूम के सामने जाकर आरोही ने डोर नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आरोही ने 2-3 बार और नॉक करके देखा, पर अभी भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो आरोही अब गेट खोल के अंदर चली गई। रूम में कात्यायनी अभी भी बेड पर सोई हुई थी। आरोही को यह देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि कात्यायनी हमेशा 5 बजे तक जाग जाती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब कात्यायनी इतनी देर तक सो रही है। मॉम, आरोही ने कात्यायनी को आवाज दिया, मगर कात्यायनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आरोही को लगा शायद कात्यायनी की तबीयत खराब है, इसलिए अभी तक सो रही है। तो इसकी तसल्ली करने के लिए आरोही ने कात्यायनी से पूछा, मॉम, इज एवरीथिंग फाइन? तबीयत तो ठीक है आपकी? पर कात्यायनी की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं मिला आरोही को। कात्यायनी की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आरोही को अब टेंशन होने लगी। आरोही तुरंत कात्यायनी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर जगाने लगी। माँ, क्या हुआ है आपको? उठिए ना। आरोही के बहुत जगाने पर भी कात्यायनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आरोही का अब दिल बैठने लगा था। घबराहट से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। आरोही को लगा शायद कात्यायनी बेहोश हो गई है, तो उसे जगाने के लिए आरोही ने बेड के पास रखे जग से पानी लेकर कात्यायनी के चेहरे पर छिड़कना शुरू किया। मॉम उठ जाइए प्लीज, अब टेंशन हो रही है मुझे, डरते हुए आरोही ने कात्यायनी से कहा। इसके साथ ही आरोही ने अभी भी कात्यायनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारना जारी रखा, पर बहुत देर तक पानी डालने के बाद भी कात्यायनी जब होश में नहीं आई, तो आरोही को अब डर लगने लगा कि कहीं उसके पापा की तरह अब कात्यायनी भी उसे छोड़ के तो नहीं चली गई। इस ख्याल से ही आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आरोही को ऐसा लग रहा था मानो एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाने वाली है। अगर वो कात्यायनी की सांसें चेक करेगी और वो नहीं चल रही होगी तो? तभी कुछ गिरने की आवाज आई और झटके से आरोही की नींद खुल गई। ओह गॉड, कैसा सपना था ये? हड़बड़ाहट में बेड से उतरते हुए आरोही ने कहा। तभी आरोही को किताब में लिखी बात याद आई कि साल्विनॉस के सपने अक्सर फ्यूचर के लिए वॉर्न करते हैं, पर आरोही तो नॉर्मल इंसान है, उसे डरने की क्या जरूरत? और अभी तक उसने जो सपने देखे थे वो भी तो सच नहीं हुए। फिर भी न जाने क्यों आरोही को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आरोही ने घड़ी में जब टाइम देखा तो सुबह के 11 बज रहे थे। सपने में भी 11 ही बज रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ये ड्रीम सच? नहीं, ये क्या सोच रही है आरोही? पागल हो गई हो क्या? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहते हुए आरोही ने खुद को समझाने की कोशिश की, पर बहुत देर तक वो खुद को संभाल नहीं सकी और तुरंत कात्यायनी के कमरे की ओर भागी। कमरे के सामने पहुंचकर आरोही ने डोर नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा रूम में घुस गई। रूम में पहुंचकर आरोही ने देखा कि कात्यायनी सच में अभी तक सो रही थी। ये देखकर आरोही की सांसें अटक गई। वो तुरंत भागते हुए कात्यायनी के नजदीक पहुंची और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, पर कात्यायनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आरोही अब जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तभी उसकी नजर पास में टेबल पर रखे पानी के जग पर पड़ी। आरोही ने तुरंत उसे उठाया और कात्यायनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी, पर कात्यायनी पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। आरोही अब हताश होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक से जोर से घर के मेन डोर के खुलने की आवाज आई। आरोही अभी कुछ समझ पाती कि एक और आवाज आई। आरोही? क्या आवाज आदित्य की थी। जैसे उसने आरोही के रोने की आवाज सुनी, आओ देखा आता हो, तुरंत आरोही के घर के अंदर चला आया। घर के अंदर आने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही आदित्य कात्यायनी के कमरे में पहुंच चुका था, जहां आरोही थी। कमरे में आते ही आदित्य की नजर सबसे पहले आरोही पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर बैठी फूट कर रो रही थी। आरोही को ऐसे रोते देख
आदित्य को भी टेंशन होने लगी और इस टेंशन में कात्यायनी पर उसका ध्यान ही नहीं गया। वो तुरंत आरोही के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मॉम, उन्हें कुछ हो गया है, सस्कियां भरते हुए आरोही ने जवाब दिया। आरोही की ये बात सुनने के बाद आदित्य का ध्यान कात्यायनी पर गया जो बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। क्या हुआ इन्हें? आदित्य ने अचंभे से पूछा। आरोही ने इस पर जमीन से उठते हुए जवाब दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बहुत देर से जगाने की कोशिश कर रही पर माँ नहीं सुन रही है। इतना कहते ही आरोही फिर रोने लगी। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, कहते हुए आदित्य ने आरोही के आंसू पोंछे और कात्यायनी के पास गया। आदित्य ने पहले तो कुछ देर तक कात्यायनी को गौर से देखा, फिर उसकी नब्ज चेक की। कात्यायनी की नब्ज चेक करते ही आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके चेहरे पर अब शॉक के साथ स्ट्रेस साफ नजर आ रहा था। आदित्य के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर आरोही को अब और ज्यादा टेंशन होने लगी। आरोही ने रुआसी आवाज में तुरंत पूछा, क्या हुआ? हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, आदित्य ने जल्दबाजी में जवाब दिया। आदित्य की बात सुनकर आरोही को तो जैसे सदमा ही लग गया। हाँ, हार्ट अटैक, शॉक्ड होते हुए आरोही ने कहा। इस पर आदित्य ने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है आरोही, समझो बात को, तुरंत नीचे चलो, मैं आंटी को लेकर पीछे आता हूँ। इतना कहकर आदित्य ने आरोही को नीचे जाने का इशारा किया और कात्यायनी को गोद में उठाकर खुद भी बिल्डिंग से नीचे जाने लगा। थोड़ी देर में दोनों पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही आदित्य ने आरोही को कार का डोर ओपन करने का इशारा किया। आदित्य का इशारा समझकर आरोही ने तुरंत बैक डोर ओपन कर दिया। कार का डोर खुलते ही आदित्य ने कात्यायनी को बैक सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरोही भी आदित्य के बगल में आकर चुपचाप बैठ गई। आदित्य ने इतनी स्पीड में ड्राइव किया कि कुछ 10 मिनट के अंदर ही आदित्य, कात्यायनी और आरोही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही कात्यायनी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर उसका इलाज शुरू हो गया। इधर आदित्य और आरोही वेटिंग रूम में डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगे। आरोही अभी तक शॉक में थी और पूरी तरह से घबराई हुई थी। आदित्य के मुंह से हार्ट अटैक के बारे में सुनकर आरोही का दिल बैठ गया था। आरोही अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अपने आंसुओं को जितना रोकने की कोशिश करती, वो और ज्यादा बहे जा रहे थे। मेरी वजह से हुआ है ये, सब मेरी वजह से हुआ है, बड़बड़ाते हुए आरोही मीटिंग रूम में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। आरोही को ऐसे घबराते हुए देख आदित्य उसके पास गया और हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाया। काम डाउन आरोही, कुछ नहीं होगा आंटी को, आदित्य ने बिल्कुल शांत आवाज में आरोही को समझाते हुए कहा। पर जो भी हो रहा है आज मॉम के साथ, उसकी वजह मैं हूं, कहते ही आरोही रोने लगी। आरोही को ऐसे खुद को दोष देते हुए देख आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये इस सब की वजह खुद को क्यों मान रही है। लिसन, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है कुछ भी, तो खुद को दोष देना बंद करो। हार्ट अटैक था, वो भी छोटा सा, अभी कुछ देर में ठीक होकर बाहर आ जाएंगी आंटी, और बाहर आकर वो जब तुम्हारी ये रोनी शक्ल देखेगी ना, तो उन्हें कैसा लगेगा। आरोही के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए आदित्य ने कहा, नहीं, ये सब मेरे सपने की वजह से हुआ है। आरोही ने आंखें नीचे करते हुए गिल्ट से भरकर कहा। अब आदित्य को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों आरोही खुद को दोषी मान रही थी। उसने आरोही को फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, तुमने सपना देखा, इस वजह से नहीं हुआ है ये, बल्कि ये होने वाला था, इसलिए सपना देखा तुमने। और इसमें आदित्य अभी अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले कि वहां डॉक्टर आ गए। मिसेस कात्यायनी के साथ कौन है? डॉक्टर ने वेटिंग रूम में सबको देखते हुए सवाल किया। डॉक्टर का सवाल सुनते ही आदित्य और आरोही दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक साथ बोले, हम हैं। डॉक्टर ने उन दोनों को देखा और अपने साथ आने का इशारा करते हुए कहा, माइनर हार्ट अटैक था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 1-2 घंटे में होश आ जाएगा तो आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आगे से इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना है।
वरना नेक्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया तो वो माइनर नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। आरोही को अब थोड़ा बेटर फील हो रहा था। वो अब कात्यायनी को जल्द से जल्द देखना चाहती थी। हम मिल सकते हैं क्या उनसे? डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए आरोही ने पूछा। नहीं, एक बार होश आ जाए तब मिल लीजिएगा। अभी आप दोनों वेट करिए थोड़ी देर, कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। आदित्य और आरोही दोनों अब कात्यायनी के होश में आने का वेट करने लगे। शाम के 5 बज चुके थे। आरोही और आदित्य अभी भी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे कात्यायनी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आरोही अब इंतजार करते करते थक चुकी थी। वो बस जल्द से जल्द कात्यायनी को सही सलामत देखना चाहती थी, पर कात्यायनी को अभी तक होश नहीं आया था, जबकि डॉक्टर के मुताबिक 2 बजे तक कात्यायनी को होश में आ जाना चाहिए था। अब आरोही और आदित्य की चिंता बढ़ने लगी थी। डॉक्टर ने बोला था ना 1-2 घंटे में होश आ जाएगा माँ को, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? फ्रस्ट्रेट होते हुए आरोही ने आदित्य से कहा। आरोही को परेशान होता देख आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। आदित्य ने आरोही से कह तो दिया था कि सब ठीक होगा, पर कहीं ना कहीं आदित्य को भी अब शक होने लगा था कि दाल में कुछ काला है। आदित्य इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और आरोही से कहा, उठो और बिना शोर मचाए चलो मेरे साथ। पर कहाँ? आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए आरोही ने कहा। आदित्य ने आरोही के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आरोही का हाथ पकड़कर वहां से उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। आरोही को कोई अंदेशा नहीं था आदित्य उसे कहाँ ले जा रहा है। वो बिना सवाल किए आदित्य के साथ चले जा रही थी। थोड़ी देर में वो दोनों उस रूम में पहुंच चुके थे जहां कात्यायनी एडमिट थी। कमरे के बाहर पहुंचकर आदित्य ने अपने चारों तरफ एक नजर घुमाई और जब देखा कोई भी आसपास नहीं था तो दरवाजा खोलकर आरोही के साथ कात्यायनी वाले रूम में दाखिल हो गया। वहां पहुंचकर आदित्य ने जब कात्यायनी को देखा तो उसका शक और गहरा हो गया। कात्यायनी का पूरा शरीर इस वक्त नीला पड़ चुका था। तो मेरा शक सही था, आदित्य ने मन ही मन कहा। इधर कात्यायनी की हालत देख आरोही बुरी तरह से घबरा गई और रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया है आपको? माँ, कहते हुए आरोही फूट फूट कर रोने लगी। कात्यायनी की यह दशा आरोही के बर्दाश्त के बाहर थी। उसे अब कात्यायनी को भी खो देने का डर सताने लगा था। आरोही के रोने की आवाज कमरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। यह आवाज सुन कहीं कोई आ न जाए सोचकर आदित्य ने आरोही को चुप कराते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? शोर सुनकर अभी कोई आ जाएगा और फिर अपनी माँ को बचाने का लास्ट मौका भी खो दोगी तुम। आदित्य की बात सुनकर आरोही उसकी तरफ शॉक्ड होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था आदित्य पर। आदित्य आखिर ऐसे कैसे कह सकता था, वो भी उसकी मॉम के बारे में? यही सोचकर आरोही ने सिसकियां भरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इन्हें। आदित्य ने जब देखा कि उसकी बात से आरोही हर्ट हो गई तो उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो, आंटी को अब डॉक्टर्स नहीं ठीक कर सकते, बट मेरे पास इन्हें ठीक करने का उपाय है। इसलिए अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और आंटी को यहाँ से निकालकर घर ले जाने में मेरी हेल्प करो। आदित्य की बात सुनकर आरोही सोच में पड़ गई कि उसे आदित्य पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये उसकी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल था। पर डॉक्टर्स भी अब तक कुछ ठीक नहीं कर पाए थे। उल्टा हॉस्पिटल आने के बाद से कात्यायनी का शरीर नीला पड़ गया था और उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी। यही सोचकर आरोही ने आदित्य पर भरोसा करना ठीक समझा और बिल्कुल शांत हो गई। जब आरोही पूरी तरह से शांत हो गई तो आदित्य ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्कुल नॉर्मल वे में यहाँ से निकलो और कार के पास पहुंचो। मैं तुम्हारे पीछे आंटी को लेकर आता हूँ। पर माँ को लाते वक्त आपको कोई देख लेगा तो? कहते हुए आरोही ने अपनी चिंता जाहिर की। इस पर आदित्य ने कहा,
ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस जल्दी से निकलो यहाँ से। आदित्य की बात मानकर आरोही ने एक नजर कात्यायनी की ओर देखा और तुरंत वहां से निकल गई। आरोही के जाते ही आदित्य ने कुछ देर इंतजार किया और फिर कात्यायनी को गोद में उठाकर हवा के झोंके की तरह हॉस्पिटल से बाहर आ गया। आदित्य रिसेप्शन एरिया से होता हुआ सबके सामने से निकला था, पर इस वक्त उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई कुछ देख या समझ नहीं पाया कि अभी उनके सामने से कौन गुजरा। इधर आरोही जैसे ही कार के पास पहुंची, आदित्य भी उसके पीछे कात्यायनी के साथ वहां पहुंच गया। दोनों ने कात्यायनी को कार की पिछली सीट पर लिटाया और वहां से घर के लिए निकल गए। 15 मिनट में ही तीनों घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर आदित्य ने कात्यायनी को उसके कमरे में लिटा दिया। आरोही भी इस टाइम वहीं मौजूद थी। कात्यायनी को बेड पर आराम से लिटाने के बाद आदित्य ने कात्यायनी के माथे के बीच में अपना हाथ रखा और गौर से उसे देखने लगा। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आदित्य ने जब अपने शर्ट की जेब से A+ के साइन वाला लॉकेट निकाला और कात्यायनी के माथे पर रखकर उसे घुमाने लगा, आरोही वहीं पास में चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसे ये तो नहीं पता था कि आदित्य ये कैसे करेगा, पर न जाने क्यों आरोही को पूरी उम्मीद थी कि आदित्य उसकी मॉम को ठीक कर देगा। इधर उस लॉकेट के टच से कात्यायनी का शरीर अब नॉर्मल होने लगा था। शरीर से नीलापन भी कम होने लगा था। आदित्य ने अब उस लॉकेट को कात्यायनी के हाथ में रखा और उसकी मुट्ठी बंद करवा दी। इसके साथ ही आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते कात्यायनी के शरीर में हलचल होने लगी। ये देख आरोही के चेहरे पर खुशी छा गई। उसे अब यकीन होने लगा कि कात्यायनी सच में ठीक हो जाएगी, वरना कुछ देर पहले तक तो कात्यायनी की जो हालत थी, ये देखकर आरोही की उम्मीद टूटने लगी थी। थोड़ी देर में कात्यायनी को होश आने लगा। ये देख आदित्य ने कात्यायनी के हाथ से वो लॉकेट ले लिया और इससे पहले कि कात्यायनी उस लॉकेट को देख पाती, आदित्य ने उसे जल्दी से अपने जेब में रख लिया। कात्यायनी जैसे ही पूरी तरह से होश में आई, आरोही ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। कात्यायनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आरोही को अचानक से क्या हो गया। क्या हुआ बेटा? सरप्राइज होते हुए कात्यायनी ने आरोही से पूछा। थैंक गॉड आप ठीक हो गई, कहते हुए आरोही की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। कात्यायनी को पूरी तरह से ठीक देखकर आरोही की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे वो बस रोई जा रही थी। कात्यायनी ने जब ये देखा तो आरोही के सिर को सहलाने लगी और कहा, मुझे क्या होना है, मैं तो भली जंगी तुम्हारे सामने हूं। कात्यायनी आरोही से ये सब कह रही थी कि तब तक कात्यायनी की नजर आदित्य पर पड़ी, जो अभी भी वहां खड़ा उन दोनों को देख रहा था। कात्यायनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आरोही रो क्यों रही है और आदित्य उसके कमरे में क्या कर रहा है इस वक्त। कात्यायनी को अभी कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे लग रहा था वो बस अभी सोकर उठी है। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे, कब से आए हुए हो और हो क्या रहा है यहाँ? आदित्य की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कात्यायनी ने पूछा। आदित्य अभी कात्यायनी को नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, आप जरा सा बेहोश हो गए थे तो आरोही डर गई और मुझे बुला लिया। हमने थोड़ा पानी छिड़का आप पर और देखिए 5 मिनट में आप होश में आ गई। आदित्य को झूठ बोलता देखकर आरोही उसके तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। आरोही की शक्ल देखकर आदित्य भी समझ गया कि आरोही के दिमाग में अभी भी सवालों की लंबी लिस्ट तैयार हो रही है, मगर आदित्य ने आरोही को अभी चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि यहाँ कात्यायनी के सामने वो आरोही के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। आरोही भी इस बात को अच्छे से समझ रही थी कि इस वक्त कात्यायनी को सारी सच्चाई बताना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। कात्यायनी अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आई है, पर अब ये सब बता दिया जाए तो उसकी सेहत पर बुरा असर कर सकता था। यही सोचकर आरोही ने आदित्य की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, आप ऐसे बेहोश हो गई थी कि मैं तो डर ही गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं तो आदित्य सर को बुला लिया। इन दोनों की बातें कात्यायनी के सिर के ऊपर से जा रही थी। उसे जरा भी याद नहीं था कि वो कब और कैसे बेहोश हो गई थी, मगर जब आरोही और आदित्य कह रहे हैं
तो सच में ऐसा हुआ होगा और वो भूल गई है सोचकर कात्यायनी ने उन दोनों की कहानी पर यकीन कर लिया। आदित्य और आरोही ने जब देखा कि कात्यायनी उनकी बात पर यकीन कर चुकी है तो दोनों ने राहत की सांस ली। अब आदित्य अपने घर जाने लगा तो उसने कात्यायनी की ओर देखकर कहा, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, आप रेस्ट करिए। कहकर आदित्य वहां से निकल गया। आरोही ने भी अब कात्यायनी को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसे आराम करने को छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। कात्यायनी के कमरे से निकलकर आदित्य अभी मेन गेट तक ही पहुंचा था कि पीछे से आरोही ने आवाज लगाई, अब 1 मिनट, मुझे कुछ पूछना है आपसे। कहते हुए आरोही आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य जानता था आरोही क्या पूछने वाली है, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, हाँ आरोही, पूछो, क्या पूछना है। ये सब कैसे किया आपने? आदित्य के पास आते हुए आरोही ने धीरे से पूछा। आदित्य ने अभी भी अनजान बनने का नाटक जारी रखते हुए कहा, क्या सब? मैंने क्या किया? झूठ बोलने की कोशिश मत करिए, मैंने देखा। आपने लॉकेट से कैसे ठीक किया माँ को? सच सच बताइए, कैसे किया आपने ये सब? और क्या हुआ था मेरी मॉम को? आरोही ने अब थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। आदित्य को अब समझ आ चुका था कि आरोही अपने सवालों का जवाब लिए बिना नहीं मानने वाली। ओके, मैं सब बता दूंगा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट अभी नहीं, अभी तुम अपनी मॉम का ख्याल रखो। आरोही को समझाने की कोशिश करते हुए आदित्य ने कहा। आरोही इस पर और भड़क गई। पहले से ही उसके पास इतनी उलझने थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी सॉल्व करने को, ऊपर से अब आदित्य उसके सवालों का जवाब न देकर उसकी परेशानी और बढ़ा रहा था। आरोही ने अब झुंझलाते हुए पूछा, पर कब? आखिर कब जवाब देंगे आप मेरे सवालों का? सही वक्त आने पर, कहकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य तो चला गया, पर आरोही अभी भी वहीं गेट पर खड़ी सवालों में उलझी हुई थी। आरोही को अब तक इतना तो पता चल चुका था कि आदित्य कुछ छुपा रहा है सबसे, पर क्या, ये उसे पता लगाना था। सबसे पहले तो उसे उस लॉकेट का राज जानना था। आरोही के स्कार्फ और उस आदमी के मौत से उस लॉकेट का क्या कनेक्शन था, ये सोच सोचकर आरोही पागल हुए जा रही थी। उसने अब ठान लिया था कि वो जल्द से जल्द आदित्य और उसके लॉकेट की सच्चाई का पता लगा के रहेगी। आदित्य अपने घर के हॉल में बैठा आरोही द्वारा बनाई गई पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर तक चारों तरफ से उलट पलट कर देखने के बाद उसने पेंटिंग को सीधा करके जमीन पर रख दिया। इसके बाद आदित्य ने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसे पेंटिंग के ऊपर रखने ही वाला था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। आदित्य ने जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। आदित्य सोचने लगा कि इस वक्त कौन आ गया उसके पास, और वो भी इतने टाइम। आदित्य अभी ये सब सोच ही रहा था कि दोबारा से बेल बजी। जब दोबारा बेल बजी तो आदित्य को लगा कुछ गड़बड़ है। What the hell? अब कौन सिर खाने आ गया इस टाइम? कहते हुए आदित्य ने अपना लॉकेट वापस गले में पहना और पेंटिंग को सोफे के पीछे छिपा दिया। इसके बाद वो हल्के कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर आदित्य ने जब धीरे से उसे ओपन किया तो देखा सामने आरोही खड़ी है। इस वक्त आरोही के हाथ में वही किताब थी जो आदित्य ने आरोही की अलमारी में छुपाई थी। ये देख आदित्य को थोड़ी टेंशन होने लगी कि कहीं आरोही ये जान तो नहीं गई कि उसने ही पेंटिंग चुराई है और उसकी जगह किताब रख दिया है। आदित्य पहले कुछ बोलकर अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से खड़ा होकर आरोही के बोलने का इंतजार करने लगा ताकि उसे ये पता चल जाए कि आरोही क्यों आई है उसके घर। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी वही गेट पर एकदम सन्न खड़ी थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को एकटक देखे जा रही थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही उसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है। आदित्य ने गला साफ करने का नाटक किया और आरोही का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, पर आरोही तो इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बहुत देर तक जब आरोही यूं ही गेट पर खड़ी आदित्य को देखती रही तो आदित्य भी अब ऑकवर्ड होने लगा। वेल, मुझे नहीं पता था मैं इतना हैंडसम हूं कि
कोई लड़की इतनी देर तक मुझसे नजरें नहीं हटा पाएगी। आदित्य ने आरोही के करीब जाते हुए कहा। आदित्य को अचानक अपने करीब महसूस कर आरोही का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाते हुए पीछे जाते हुए बोली, व्हाट? ये कैसा सेल्फ ऑब्सेशन है? मैं आपको नहीं देख रही थी। तो फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझे घूरते हुए और किसे देख रही थी? काइंडली एक्सप्लेन मिस आरोही। आरोही को बुरी तरह से टीज करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य का सवाल सुन आरोही भी थोड़ी ऑकवर्ड होने लगी, मगर अपनी ऑकवर्डनेस को छुपाते हुए आरोही ने कहा, वो मैं कुछ और सोच रही थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला कि आपने कब गेट खोल दिया और मेरे सामने खड़े हो गए। दैट्स इट। अच्छा, तो ऐसा क्या सोच रही थी तुम, जो ऐसे विचित्र तरीके से खोई हुई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। गेट के सहारे खड़े होकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य ने यह बात एकदम स्ट्रेट फेस के साथ बोला था, तो आरोही ने भी सेम फेस बनाते हुए जवाब दिया, जी नहीं, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल सिर्फ मुझे जानना है, और वो भी बहुत सारे सवालों के जवाब। और एक बात, आरोही आगे अपनी बात पूरी करने जा ही रही थी कि उसका ध्यान आदित्य पर गया। आदित्य ने इस वक्त टॉवल के सिवा और कुछ नहीं पहना हुआ था। उसके हल्के गीले बालों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो 15-20 मिनट पहले ही शावर से निकला था। गीले होने की वजह से आदित्य के कर्ली बाल उसके माथे तक लटक रहे थे, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। इतनी देर से आरोही लॉकेट और उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में सोचने में इतनी बिजी थी कि आदित्य पर उसका ध्यान ही नहीं गया। और जब लास्ट में आदित्य पर ध्यान गया आरोही का, तो वो नर्वस होने लगी। ऐसे नंगे पुंगे कौन आता है स्टूडेंट के सामने? अजीब पागल आदमी है। आदित्य से अपनी नजरें चुराते हुए आरोही ने मन ही मन कहा। आदित्य ने भी जब देखा आरोही को ऐसे नजरें चुराते हुए, तो अपने आप पर उसका भी ध्यान गया। जब आदित्य को याद आया कि उसने कपड़े नहीं पहने और ऐसे ही तब से आरोही के सामने बकवास किए जा रहा है, तो वो भी नर्वस हो गया। उप्स, सॉरी, मैं कपड़े पहनना भूल गया। कहते हुए आदित्य ने जल्दी से गेट बंद किया और अंदर चला गया। आरोही अभी भी बाहर ही खड़ी थी। आदित्य ने अगले 2 मिनट के अंदर कपड़े पहनकर दोबारा गेट खोला और आरोही को घर के अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, सॉरी अगेन, अब तुम अंदर आ सकती हो। आरोही अब बिना कुछ बोले शांति से घर के अंदर चले गई। आदित्य ने डोर बंद किया और हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठ गया। आरोही अभी भी खड़ी थी, तो आदित्य ने उसे भी बैठने का इशारा करते हुए कहा, बताओ क्या जाना है? आरोही ने वो किताब आदित्य के सामने लाते हुए कहा, ये किताब स्वप्न, इसके बारे में जानना है मुझे। आरोही ने जब किताब के बारे में जानने को कहा, तो आदित्य थोड़ा सोच में पड़ गया।